हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्ट पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किए हैं एंड वहीं पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में भी सीखा है। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसको फिर से समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, अगर हम लोग किसी भी एटम को बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, उस एटम पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा, फिर वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे जंप करेगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग अगर एक एटम को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया मान लेते हैं न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, चलो इतना ही लेते हैं। देखो इनिशियल केस में इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे है, मान लेते हैं इनिशियल केस पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है। ओके, अगर हम लोग बाहर से इस एटम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड एक्साइटेड हो जाएगा। तो एक्साइटेड होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा इस पे, या तो फिर इस पे, या तो फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे तब्दील हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल केसेस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को शोषण करता है, तो ये इस ऑर्बिट पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, या फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बन सकता है। ठीक है, ओके। अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया है, या फिर यहाँ पे आ गया है, या फिर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक्साइटेड कंडीशन पे है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा स्टेबल कंडीशन में आने की, ओके, स्टेबल कंडीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए यही इलेक्ट्रॉन, यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा। ठीक है, एनर्जी को छोड़ के वो वापस क्या होगा, वो बैक टू द प्रीवियस ऑर्बिट्स, मतलब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट्स पे वो जंप करेगा। ठीक है, वो एक जंप कर सकता है, मतलब थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आ सकता है, या फिर थर्ड ऑर्बिट से डायरेक्टली वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आ सकता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड ऑर्बिट पे आ सकता है, या फिर सेकंड ऑर्बिट पे आ सकता है, या फिर वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आ सकता है। ठीक है, एक जंप या फिर सेवरल जंप वो कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब कंसेप्ट यहाँ पे बनता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी वाले ऑर्बिट से E1 एनर्जी वाले ऑर्बिट पे जंप करता है, E2 ज़्यादा है, E1 कम है, मतलब मान लेते हैं इसको E2, ये है आपका एनर्जी 1। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका एनर्जी कम है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, एंड थर्ड का और भी ज़्यादा है, एंड अगर ये फ्री स्पेस की बात करें तो ये 4 हो गया। ओके, तो मान लेते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, h म्यू। ठीक है, ये होगा उसका एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का चेंज कितना होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये एच क्या है दोस्तों, एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्या, वेव। ठीक है, ये जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी वेव के आकार में छोड़ेगा, तो उस वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, म्यू होगा। तो ये है एनर्जी का इक्वेशन जो कि हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल से मिला है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट से मिला है। ठीक है, ओके, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ के रखा है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, पूरा कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग।
दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर के अंदर हम लोग क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस का सैंपल लेंगे। तो इस पूरे हाइड्रोजन गैस के सैंपल पे बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होगा, डेफिनेटली बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम होगा। ओके चलो, अब इस हाइड्रोजन सैंपल पे हम लोग क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कराएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस पूरे हाइड्रोजन गैस के सैंपल पे जितने भी एटम है उन सभी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करा है, हाइड्रोजन के एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, एंड एब्सॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड हो जाएगा एंड डिफरेंट ऑर्बिट पे जंप करेगा, बिल्कुल कुछ इस तरह से। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, ये हो गया आपका फोर्थ ऑर्बिट। ओके चलो, इसका वैल्यू होगा n = 1, n = 2, 3, n = 4। ओके, तो किसी एक पार्टिकुलर एटम के लिए हम लोग कह रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर एटम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करा है, तो वो मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में था, ठीक है। स्टेबल कंडीशन पे हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे रहता है, ठीक है। ओके, तो देखो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सेकेंड ऑर्बिट पे जंप किया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी एब्जॉर्ब करा है तो वो सिर्फ एक ही ऑर्बिट को जंप करा है, ठीक है। ओके, किसी एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करा है, तो फर्स्ट ऑर्बिट से वो थर्ड ऑर्बिट पे चला आया है, ठीक है। एंड दूसरे एटम के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो अगर अलग एटम के इलेक्ट्रॉन थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करा है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से वो फोर्थ ऑर्बिट पे आ सकता है। ओके, एंड एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो कि और भी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है, ठीक है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया है। अब देखो क्या हुआ, जब हम लोग इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करना बंद कर देंगे, ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सप्लाई करना बंद कर रहे हैं, तो ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है अब क्या करेगा, वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि एनर्जी सप्लाई तो बंद हो गया है, उसके पास अब एनर्जी सोर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो स्टेबल होना चाहेगा। ओके, देखो अब जो सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करा है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे, वो थोड़ा सा एनर्जी लूज़ करके वो फर्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा, ठीक है। एंड जो थर्ड ऑर्बिट पे आ गया है वो इससे भी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करके फर्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा, ये भी थोड़ा ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करके फर्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा, एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी रिलीज़ करके क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा, मतलब स्टेबल कंडीशन पे आएगा, ठीक है। ओके, देखो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी लूज़ करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी छोड़ेगा ये उससे थोड़ा कम एनर्जी छोड़ेगा, एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी छोड़ेगा ये उससे थोड़ा कम करेगा, ये उससे भी थोड़ा कम करेगा, ठीक है। मतलब अलग अलग एनर्जी एब्सॉर्ब करा है, अलग अलग एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद वो अलग अलग ऑर्बिट्स पे जंप करा है, तो जब वो स्टेबल होगा, ठीक है, तो वो अलग अलग एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ओके, ठीक है ना। अब देखो अब क्या है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट से, अलग अलग ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे गया है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट पे गया है। तो इस सीरीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आ रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बल्मर सीरीज कहते हैं, ठीक है। ओके, एंड ऐसा भी पॉसिबल है
कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन सीरीज। ओके, ठीक है। अब इस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्पेक्ट्रम के आकार में देखेंगे। ओके, तो देखो ये जो हाइड्रोजन गैस का सैंपल था, इसमें जितने भी हाइड्रोजन एटम था, एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड कंडीशन पे है, एंड हम लोगों ने क्या किए हैं, एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिए हैं। तो सभी एटम के इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी को छोड़ेगा। तो ठीक है, तो एनर्जी को छोड़ रहा है। ओके, मान लेते हैं ये एनर्जी इस तरफ छोड़ रहा है। इस पूरे सैंपल पे जितने भी एटम है, जितने भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को छोड़ रहा है कुछ इस तरह से। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम लोग एक प्रिज्म लगा देंगे, ठीक है, प्रिज्म लगा देंगे, एंड प्रिज्म के थ्रू इस एनर्जी को हम लोग पास कराएंगे, तो क्या होगा, प्रिज्म में क्या होता है दोस्तों, डिफ्रैक्शन होता है। प्रिज्म में डिफ्रैक्शन होता है। प्रिज्म में अलग अलग वेव लेंथ, अलग अलग वेव के क्या होता है, अलग अलग डेविएशन होता है। ठीक है, वेव लेंथ के हिसाब से उसका डेविएशन होता है। जिस वेव का वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा एंगल पे घूम जाएगा। ठीक है, जिसका कम होगा वो सबसे कम एंगल पे घूमेगा। ओके, तो देखो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी छोड़ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी छोड़ रहा है। तो इस एनर्जी का क्या है, जो वेवलेंथ होगा वो अलग होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी छोड़ रहा है, क्योंकि वो अलग है तो उसका भी वेवलेंथ अलग होगा, इसका भी वेवलेंथ अलग होगा, इसका भी वेवलेंथ अलग होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो एनर्जीज है वो अलग अलग एंगल पे घूम गया है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग एक स्क्रीन लगाएंगे तो स्क्रीन पे कैसा देखने को मिलेगा, देखो इस स्क्रीन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। चलो इस स्क्रीन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ लाइमन सीरीज की तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हो गया लाइमन सीरीज। ओके, एंड अगर हम लोग बाल्मर सीरीज की बात करें तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हो गया बाल्मर सीरीज। ओके, एंड अगर पास्सन सीरीज की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया पास्सन सीरीज। अब ये क्या है दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये जो एनर्जी छोड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी छोड़ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लाइन के आकार में देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लाइन के आकार में देख सकते हैं। ओके, देखो ये अलग वेवलेंथ के लिए ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन अलग वेवलेंथ के लिए है। ये थर्ड लाइन जो है, थर्ड लाइन इसका वेवलेंथ अलग है, मतलब इसका एनर्जी अलग है, इसका एनर्जी अलग है, तो वेवलेंथ भी इसका अलग होगा। ठीक है, हर एक लाइन के लिए वेवलेंथ अलग अलग है एंड उसका एनर्जी भी अलग अलग है। एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस वेव आर डिफरेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो सबसे पहला लाइन है इसका वेवलेंथ जो होगा वो लगभग 90 नैनोमीटर है। ठीक है, 91 नैनोमीटर है। ठीक है, एंड ये 4 नंबर जो वेवलेंथ है ये लगभग आपका 122 नैनोमीटर है। ओके, ये वेवलेंथ। ठीक है ना। एंड अगर बाल्मर सीरीज की बात करूँ तो बाल्मर सीरीज का जो पहला जो लाइन दिख रहा है वो लगभग 265 नैनोमीटर से स्टार्ट हो रहा है एंड वो ख़त्म होगा 656 लगभग 656। ठीक है, नैनोमीटर। ये करीब करीब है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये करीब करीब है। अब इसके लिए भी क्या है, ये शुरू हो रहा है 870 से एंड ख़त्म हो रहा है 1800 के पास। ठीक है, 1800 नैनोमीटर के पास।
ओके, ठीक है ना। देखो अब क्या करेंगे, ये वाला जो स्पेक्ट्रम हमें मिल गया है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको कहते हैं हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये पूरा प्रोसेस को अगर हम लोग एक स्पेक्ट्रम के आकार में देखेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है, ये एनर्जी रिलीज़ हुआ है, तो इसका वेवलेंथ जो है वो 91 नैनोमीटर है। एंड ये वाला जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है, ठीक है, इसका वेवलेंथ है 122 नैनोमीटर। एंड कुछ इस तरह से सभी जो लाइन आपको दिख रहा होगा ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के वजह से हुआ है। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को रेडिएट करता है तो जो एनर्जी छोड़ेगा उसका जो वेवलेंथ होगा उसके लिए एक लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी छोड़ता है तो उसके लिए भी एक लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे हमें लाइन देखने को मिलेगा। ओके, चलो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो बाकी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसको फिलहाल हम लोग रहने देते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो लाइंस हमें देखने को मिला है, ठीक है, ये जो लाइंस हमें देखने को मिला है, इन सभी लाइंस का हम लोग एसोसिएटेड एनर्जी निकालने वाले हैं। मतलब कौन सा एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होने के बाद ये लाइन हमें मिला है, ये हम लोग अभी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लाइट के स्पीड के फॉर्मूला देखेंगे, लैम्डा म्यू, यहाँ पे सी क्या है दोस्तों, सी है स्पीड ऑफ लाइट, ओके, एंड लैम्डा है वेवलेंथ, एंड म्यू है आपका वेव का फ्रीक्वेंसी, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड लैम्डा अगर हम लोग फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो ये होगा 91 नैनोमीटर। नैनोमीटर को अगर हम लोग मीटर पे कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग आ जाएगा 10⁹ मीटर आ जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 91 × 10⁻⁹ एंड सॉरी ये गलत हो गया, ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, ठीक है, ओके, एंड ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, हमें कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 91 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹, ठीक है। तो ये मिलता है कुछ इस तरह का 3.296 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ओके। तो ये मिलता है फ्रीक्वेंसी इस वाले लाइन का, ठीक है, इस वाले लाइन का फ्रीक्वेंसी हमें ये मिलता है, ओके। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस लाइन का एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, प्लैंक्स फॉर्मूला से हमें मिला है, ओके। तो ये है एच म्यू। एच यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको पता होगा 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ओके, -34 जूल सेकेंड, ओके, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे 626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई म्यू क्या है यहाँ पे 3.296 × 10⁻15। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो 6.626 × 10⁻⁻34 × 3.296 × 10⁻15, ये मिलता है कुछ इस तरह से 2.18 4 × 10⁻18 जूल, ठीक है।
अब देखो ये जो एनर्जी हमें मिला है दोस्तों, ये एनर्जी हमें जूल पे मिला है। इस लाइन का, ठीक है, इस वेव का जो एनर्जी है वो कितना है, 2.184 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये जूल पे निकला है। ठीक है, अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल का जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग -18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा वो जूल पे मिलेगा, जो कि लगभग मिलेगा आपका 13 के आसपास। ठीक है, 2 इंटू 2.184 इंटू 10 टू द पावर क्या है -18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये मिलता है 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मतलब इतना एनर्जी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तब जाके हमें ये वाला लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी रिलीज़ करेगा तब जाके ये वाला लाइन हमें देखने को मिलेगा। ओके, एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार, देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो ऑर्बिट्स के जो एनर्जी है, ठीक है, ऑर्बिट की जो एनर्जी है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका एनर्जी है लगभग 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दूसरे वाले ऑर्बिट का है आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड तीसरे वाले ऑर्बिट का एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड चौथे वाले जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल के कैलकुलेशन से मिला है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के कैलकुलेशन पे मिला है। फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो कितना है, -13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दूसरे ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे का मिला है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड चौथे का मिला है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन एम्प्टी स्पेस से फर्स्ट ऑर्बिट पे जाता है तो कितना एनर्जी रेडिएट करेगा दोस्तों, कितना एनर्जी रेडिएट करेगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका एनर्जी होता है 0। ठीक है, ए इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे एनर्जी कितना है, एनर्जी तो पता होगा आपको, ये वाला एनर्जी है इसमें। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होगा, E इन्फिनिटी माइनस E1, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट पे गया है तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं, एंड -13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे आ रहा है 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस से, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे जाता है तो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो कितना होगा, 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करेगा तब जाके वो इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस से क्या कर सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे जा सकता है, एंड इसी केस में ये वाला लाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारे लाइंस का निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे एक ही आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस में उतना डीप में है नहीं, सिर्फ आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट समझना था, इतना तो आपको समझना नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने ये रिलेट कर दिया है, ये है बोर एटॉमिक मॉडल जहाँ पे एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट्स बताया गया है। ठीक है, बोर जी ने ये कैलकुलेशन किया है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के सारे, फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो इतना है, सेकंड ऑर्बिट में इतना है, थर्ड ऑर्बिट में इतना है, फोर्थ ऑर्बिट में इतना है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन
यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट पे जाता है तो इतना एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये हम लोगों ने इस मेथड के सहारे, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सहारे प्रूव कर दिए हैं। देखो इतना एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। ओके, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग ये सभी लाइंस के जो प्रूफ है वो कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही था। आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे की क्लास में हम लोग हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सीखेंगे एंड उसी के साथ साथ क्वांटम नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये तो आपको पता। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।